गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपकी हिंदी की टीचर रजनी अग्रवाल आपको क्षितिज आपकी बुक में से ये काव्य खंड का 6th चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ। चंद गहना से लौटती बेर। ये कविता लिखी है केदारनाथ अग्रवाल ने। केदारनाथ अग्रवाल का जीवन परिचय इसमें दिया है। इनका जन्म, ये पेशे से वकील रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं, फिर इनको जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो कवि परिचय के भी आप पॉइंट्स लिख लेना। ये प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रगतिवादी किसे कहते हैं? जो देश प्रेम, संघर्ष जीवन से आगे बढ़ना और शौर्य की कविताएं लिखते हैं, संघर्ष करना सिखाते हैं। यहाँ पर उन्होंने प्रकृति सौंदर्य को भी अपना विषय बनाया है। तो उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? शब्दों का सौंदर्य, ध्वनियों की धारा और स्थापत्य की कला, संगीतात्मकता उनके काव्य की अन्यतम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। मतलब वो बुंदेलखंडी समाज से बहुत करीब है और उन्हीं लोक भाषा के निकट वे कविता को लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो चंद गहना से लौटती बेर ये कविता है, इसका प्रसंग क्या है। अभी हमने संदर्भ देखा, कवि परिचय, कविता का नाम। अब आप देखिए इसमें क्या दिया है। प्रस्तुत कविता में कवि की प्रकृति के प्रति गहन अनुराग, मतलब प्रकृति से कवि को कितना प्रेम है। वे चंद गहना से लौट रहे हैं और लौटते हुए उनके किसान मन को खेत खलिहान और उनका प्राकृतिक जो परिवेश है, मतलब जो लौट रहे हैं तो जो प्रकृति का वातावरण है वो उनको बहुत आकर्षित कर रहा है। और इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना को अभिव्यक्ति मिली है। मतलब उन्होंने अपने रचनात्मकता से उस प्राकृतिक वातावरण को इसमें चित्रित किया है, जो साधारण होते हुए भी असाधारण हमको दिखती है। और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी, मतलब शहर विकास चल रहा है लेकिन फिर भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। ये जो सौंदर्य प्रकृति का है, ये संवेदना है वे मनुष्य की, जो कि प्रकृति से उसका तादात्म्य बनाती है। तो अब हम पढ़ते हैं कविता। आप लोग किताब सामने रखिए, अर्थ समझिए, शब्दार्थ पीछे भी दिए हैं, इसमें भी मैं आपको बताती जा रही हूँ, क्योंकि व्याख्या करते समय आपको बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा और विशेष में आपको लिखना पड़ेगा कि क्या है इस कविता में। छंद, रस, अलंकार, ये सब मैं बीच बीच में आपको बताऊंगी। देख आया चंद गहना। चंद्र गहना जो है स्थान का नाम है। तो चंद्र गहना से कवि लौट रहा है। देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। मेड़ मतलब जो किसान के बैठने की जो जगह होती है, मड़ैया, वहाँ पर अकेला बैठा है किसान। एक बीते के बराबर, बीता मतलब छोटा सा, एक नाप होता है गांव में, उसको एक बित्ता बराबर बोलते हैं। यह हरा ठिगना चना। यहाँ पर कौन बैठा है? ठिगना चना, मतलब कि चना जो होता है उसमें क्या होता है, लंबाई कम होती है उसके पौधे में, इसलिए उसको ठिगना चना कहा है। बांधे मुरेठा शीश पर। मुरेठा मतलब पगड़ी। वो अपने शीश पे पगड़ी, जैसे कोई पगड़ी बांधे हुए किसान बैठा है, उसकी तुलना यहाँ पर चने के पौधे से की है। चने का जो पौधा है वो हरा हरा होता है और ऊपर से ऐसा छाया हुआ रहता है, उसमें जो उसकी छोटी बारीक पत्तियां हैं वो ऐसी छाई हुई रहती है उसके ऊपर, जैसे कि उसने पगड़ी बांध रखी है। छोटे गुलाबी फूल का सचकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटेली। हरा चने का वर्णन किया, फिर छोटे गुलाबी फूल
मतलब उसके पास ही गुलाबी फूल भी सजा हुआ उसके पास खड़ा है, और उसके पास में अलसी हटीली, हटीली मतलब जिद्दी, उसके पास में अलसी उगी हुई है। अलसी को भी अब यहाँ देखो सब में प्रकृति का मानवीकरण किया है, ये अलंकार भी है प्रकृति का मानवीकरण, और ये कवि की संवेदना भी प्रकृति के प्रति है। तो ये आप विशेष में लिखेंगे कि गुलाबी फूल खड़ा है, अलसी हटीली है। अब अलसी को भी स्त्री का रूप मानकर उसका भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। देह की पतली, कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। देह की पतली है और नीले फूल उसके सिर पर चढ़े हुए हैं। इस तरह से स्त्री की तरह प्रकृति को देखना ये कवि की संवेदना को दर्शाता है। कह रही है जो छुए यह दूर हृदय का दान उसको, और कह रही है कि जो छुएगा इसको मैं उसको हृदय का दान दूंगी, मतलब अलसी के अंदर जो है हृदय उसका वो उसको मैं दूंगी, उसके बीज अलसी के। और सरसों की न पूछो, अलसी का वर्णन किया है, उसकी देह पतली है क्योंकि अलसी जो है पतले पतले तंतुओं से खड़ी हुई है और उसके ऊपर नीले फूल है। और सरसों कैसी है, हो गई सबसे सयानी, मतलब सरसों जो है अच्छी खासी बड़ी हो गई है। अब इसमें भी उसका मानवीकरण किया है प्रकृति का। हाथ पीले कर लिए हैं, सरसों कैसी दिख रही है, पीली पीली दिख रही है, तो कवि ने उसका वर्णन कैसा किया है कि हाथ पीले कर लिए हैं। ब्याह मंडप में पधारी, हाथ पीले करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि विवाह होना। और जब विवाह होता है तो ब्याह मंडप में जैसे कन्या पधारती है वैसे ही सरसों भी अपने हाथ पीले करके बैठी है। ऐसा लग रहा है जैसे वो ब्याह के मंडप में पधार रही है। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। अब ऐसा लग रहा है जैसे फाग के गीत गाता हुआ फागुन का महीना आ गया है। फागुन के महीने में जैसे होली आती है वैसे ही सरसों को देखकर, सयानी देखकर और उसका पीला रंग देखकर कवि को फागुन की याद आती है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे सरसों स्वयंवर रचा रही है और प्रकृति का प्रेम, अनुराग मतलब प्रेम, प्रेम का आंचल, जो ये हरियाली छा रही है, जो ये पौधे हिल रहे हैं, वो क्या है, प्रकृति का प्रेम है। और ये जो विजन मतलब जहाँ पे कोई भी जन नहीं है, ऐसे दूर व्यापारिक नगर से दूर है, प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो ये जो व्यापारिक नगर से दूर प्रकृति का प्रेम फैला हुआ है, इसको कवि की दृष्टि ही देख पा रही है। तो वो क्या कहता है कि ये जो प्रेम की प्रिय भूमि है ये बहुत उपजाऊ है और पैरों के तले है एक पोखर। अब यहाँ सब दूर आप देख रहे हो प्रकृति का मानवीकरण है, मनुष्य की तरह प्रकृति का वर्णन किया है कि इसके पैरों में, मतलब ये जो हरियाली है इसके नीचे, पैरों के तले मतलब नीचे एक पोखर है। पोखर मतलब छोटा सा तालाब। उठ रही इसमें लहरियाँ, इस तालाब में हवा के कारण छोटी छोटी लहरें उठ रही है। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। अब नील तल में, इसके जो नीला तल है तालाब का, इसमें जो भूरी भूरी घास उग रही है उसमें भी छोटी छोटी लहरें उठ रही है। मतलब कवि की सूक्ष्म दृष्टि सब प्रकृति को निहार रही है और उसका वर्णन रचनात्मकता से कवि कर रहे हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आँख को है चकमकाता, है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी। चांदी का बड़ा सा गोल खंबा जो है आँख को चकमका रहा है और पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो जो पत्थर हैं वो पानी पी रहे हैं क्योंकि बार बार जो है लहरें उससे पत्थरों से टकरा रही है। प्यास जाने कब बुझेगी। ऐसा लग रहा है कि पत्थर बार बार पानी पी रहे हैं पर क्या उसकी प्यास नहीं बुझ रही है जो बार बार लहरें पानी उसके लिए लेकर आ रही है। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। आप देखते हो कि तालाब के किनारे बगुले खड़े रहते हैं और वो ऐसे खड़े रहते हैं चुपचाप
जैसे कि वो ध्यान लगा रहे हैं। बगुला जो है बहुत एकाग्रता के साथ खड़ा रहता है। तो हमेशा हर कवि इसकी तुलना किससे करता है? ध्यान से करता है। तो बगुले की ध्यान निद्रा कब छूटती है? जब वो मीन और मछली को, चंचल मछली जब दिख जाती है पानी में, तो उसकी ध्यान निद्रा टूट जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रकृति की एक एक चीज़ का वर्णन किया है। चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, मतलब गोल खंबा है जो चांदी के समान है, उससे आंखें जगमगा रही है। पत्थर किनारे के पानी पी रहे हैं, उनकी न जाने कब प्यास बुझेगी। बगुला जो है टांग पर खड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ध्यान कर रहा है, लेकिन जब चंचल मछली आती है तो उसका ध्यान टूट जाता है। अब आज हम यहाँ तक समझेंगे, कल दूसरा इसका पार्ट 2 समझकर हम प्रश्नोत्तर भी देखेंगे।